तो कांग्रेस से तल्खी के बीच अखिलेश यादव को मैसेज आया है कांग्रेस के बड़े नेता का और कहा गया है कि एक बार फिर मध्य प्रदेश में साथ साथ चुनाव लड़ा जाए। लेकिन अखिलेश यादव की नजर अब भी उन सीट्स पर टिकी है जहां मेल के बावजूद उनके साथ खेल हो गया और अब उसी का बदला लेने के लिए समाजवादी पार्टी साफ सुथरी रणनीति के साथ कांग्रेस को ही टक्कर देने के लिए मैदान में उतरने वाली है। और ये भी साफ कर दिया है कि मध्य प्रदेश में जहां समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी उतारे हैं वो वहां मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे में सवाल है कि क्या 24 से पहले 23 की चुनावी डगर में गठबंधन का सरेंडर हो चुका है? ये बड़ा सवाल है और इसी पर आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। हमें बुलाया ही क्यों था अगर गठबंधन नहीं किया? कांग्रेस से विवाद में अखिलेश के तल्ख तेवर का क्या सरेंडर हो चुका है? क्या समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में कांग्रेस की धोखेबाजी को माफ कर चुकी है या फिर मोदी को हराने के लिए शर्तों के साथ एक बार फिर दोनों दल साथ आने वाले हैं? क्योंकि अखिलेश यादव को संदेश आया है, वो भी कांग्रेस के किसी बड़े नेता का। कि अभी हमारे पास संदेश कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता के माध्यम से किसी का संदेश आया है। तो अगर वो बात कुछ कह रहे हैं तो मुझे माननी पड़ेगी नंबर 1। कुछ उन्होंने संदेश दिया है, लेकिन मैं एक बात जोड़ता हूं आपसे, हमें बुलाया ही क्यों था अगर गठबंधन नहीं करना? इसका तो जवाब कोई दे दे मुझे। कभी अजय राय को चिरकुट कहने वाले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष बैकफुट पर नहीं बल्कि फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं और कोशिश एक बार फिर नए सिरे से गठबंधन को मजबूत करने की हो रही है। लेकिन गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए है। मध्य प्रदेश विधानसभा में समाजवादी पार्टी कांग्रेस के खिलाफ लड़ने वाली है और इसके लिए मध्य प्रदेश के सपा प्रत्याशियों को लखनऊ में मंत्र दिया गया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज मध्य प्रदेश के नेताओं से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद एक बात साफ हो गई है कि समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव लड़ेगी। यानी कि जिस तरह से कल हरदोई में बयान आया था सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का कि उनकी बातचीत हुई है कांग्रेस के आला कमान से, उस बातचीत के बाद अब माना जा रहा है कि वो बातचीत लोकसभा चुनाव को लेकर के है। समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जिन प्रत्याशियों को घोषित कर चुकी है उनको टिकट दिया जाएगा। सवाल उठ रहा है कि क्या दोनों दल 24 के चुनाव में फिर से एक साथ एक मंच पर ताल ठोक पाएंगे? क्या जो मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव के साथ हुआ उसे यूपी में नहीं दोहराएंगे? और इन्हीं सवालों के बीच समझौते की कसरत शुरू हो चुकी है, लेकिन बीजेपी से शर्तों का गठबंधन बता रही है। देखिए, जो 2017 में कांग्रेस और अखिलेश सपा का जो गठबंधन हुआ था और दो लड़के कह के एक कैंपेन चला था अखिलेश और राहुल गांधी का युवा, मुझे लगता है कि आज तक उसकी कड़वाहट दोनों के गई नहीं है, क्योंकि दोनों ने ही विश्वासघात एक दूसरे के साथ किया, इसलिए गठबंधन टूटा। और ये गठबंधन कोई मजबूत नहीं था, ये अवसरवादी गठबंधन था कि भारतीय जनता पार्टी को किसी तरह रोक लें। और निश्चित रूप से आज के दिन में देखिएगा कि आप देखे होंगे कि कांग्रेस के पाप से जब समाजवादी पार्टी 2017 में आई थी, साथ में 100 सीट लिया था, तो उसका पाप जब सपा पे पड़ा तो कितना आप सपा देखे होंगे। कि मैं चाहता हूं एक बार और सपा के साथ आ जाए तो अपने आप जो बचा खुचा सपा खत्म हो जाएगा। दरअसल अखिलेश यादव अब भी उन्हीं सवालों का जवाब ढूंढ रहे हैं। अगर गठबंधन करना ही नहीं था तो मध्य प्रदेश बुलाया ही क्यों? अगर धोखा देना ही था तो विधानसभा में गठबंधन किया ही क्यों? और जब सिर्फ लोकसभा में ही साथ लड़ना था तो बताया क्यों नहीं? और नहीं तो सीधा कह रहे हैं कि समाजवादियों की हमें कोई जरूरत नहीं है। हम आपको वादा करते हैं कि हम एक बार भी गठबंधन की बात नहीं करेंगे। मुझे कांग्रेस के लोग बोल दें कि समाजवादी पार्टी से हमें गठबंधन नहीं करना है, हमसे साजिश और षड्यंत्र न करें, हमें धोखा न दें। उन्हें अगर इच्छा है गठबंधन करना है तो करें, नहीं गठबंधन करना है तो हमें साफ बता दें, हम अपनी तैयारी करें जिससे हम बीजेपी को हरा सकें। यानी अखिलेश यादव को अब भी कसक इस बात की है कि आखिर कांग्रेस पार्टी ने ऑन टेबल गठबंधन की तस्वीर क्लियर क्यों नहीं की?
क्योंकि भले ही सुलह जैसी स्थिति बन गई हो, लेकिन तीर कमान से निकल चुका है, जिसे बीजेपी मुद्दा बना चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एक तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे पर घमासान मचा है, तो दूसरी तरफ अखिलेश के दोस्त जयंत चौधरी अपनी अलग रणनीति पर काम कर रहे हैं। और वो रणनीति मध्य प्रदेश से इतर राजस्थान के चुनावी संग्राम में देखने को मिल रही है, जहां पर आरएलडी और कांग्रेस में डील करीब करीब फाइनल हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक राजस्थान में कांग्रेस और आरएलडी में सीट बंटवारे पर बात हो चुकी है। राजस्थान में जयंत चौधरी की डिमांड कांग्रेस मान चुकी है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस राजस्थान में आरएलडी के लिए 2 सीट छोड़ सकती है। आरएलडी और कांग्रेस में 2 सीटों पर सहमति बन चुकी है। यानी राजस्थान में सीट को लेकर आरएलडी कांग्रेस में मतभेद नहीं है, जो मध्य प्रदेश में सपा और कांग्रेस के बीच है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि जयंत चौधरी अपने फायदे के लिए इस विवाद में नहीं कूदे। अब इसी पर आपको एक रिपोर्ट भी दिखाते हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की लड़ाई में जयंत की खामोशी बड़ी रणनीति की ओर इशारा कर रही है। जयंत की चुप्पी वो कहानी बयां कर रही है जिसमें पावर है, पॉलिटिक्स है और सीट बंटवारे की स्क्रिप्ट है। क्योंकि जिस सीट की लड़ाई से इंडी गठबंधन के दोनों बड़े दल आपस में उलझ गए, उसी गठबंधन के और अखिलेश के सबसे करीबी साथी जयंत सिर्फ इसीलिए तमाशा देखते रहे क्योंकि राजस्थान में उनकी कांग्रेस के साथ अलग खिचड़ी पक रही है। जयंत की चुप्पी की वजह को समझें तो राजस्थान में कांग्रेस आरएलडी के साथ साथ चुनाव लड़ने वाली है। आरएलडी को कांग्रेस ने मुंह मांगी सीट दे दी है। कांग्रेस आरएलडी के लिए 2 सीट छोड़ सकती है। राजस्थान में सीटों पर समझौता हो चुका है और इन्हीं सवालों के पीछे जयंत चौधरी की चुप्पी में जवाब छिपा है। सपा और कांग्रेस के बीच जारी विवाद में आरएलडी चुप्पी साधे हुए है। दरअसल आरएलडी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन में सहयोगी है। इसके बावजूद आरएलडी की चुप्पी इस तरफ भी इशारा कर रही है कि आखिर आरएलडी मुखिया ये था लेना चाह रहे हैं कि ऊंट किस करवट बैठता है आगामी चुनावों में। और यही वो वजह है कि आरएलडी के मुखिया चुप्पी साधे हुए हैं, जबकि समाजवादी पार्टी के साथ में आरएलडी ने उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा और एमपी में भी कांग्रेस के साथ में है। जयंत चौधरी यूपी में अखिलेश यादव के साथ हैं, लेकिन जब अखिलेश यादव के साथ कांग्रेस ने धोखेबाजी की तो आरएलडी अध्यक्ष का एक बयान तक नहीं आया। कौन सही और कौन गलत पर एक भी टिप्पणी नहीं की, क्योंकि राजस्थान में उसी कांग्रेस के साथ आरएलडी की डील हो चुकी है, वो भी उन सीटों पर जहां जाट निर्णायक भूमिका में हैं। तो फिर जहां एमपी में यादव निर्णायक भूमिका में हैं, वहां अखिलेश के साथ कांग्रेस ने खेल क्यों कर दिया, ये बड़ा सवाल है। मध्य प्रदेश में सीटों के बंटवारे को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में असंतोष और धीरे धीरे वो वाक युद्ध तक पहुंच गया। उस पर समाजवादी पार्टी के लोगों के अलावा अन्य दलों के कुछ लोगों ने तो टिप्पणी की है, लेकिन जो छोटे दल हैं जिनका सहयोग समाजवादी पार्टी को मिलता रहा है, उन लोगों ने चुप्पी साध रखी, क्योंकि वो अभी भी ये समझ नहीं पा रहे हैं कि अंततः इन 2 बड़े दलों के बीच में ये जो एक अंतर्विरोध पैदा हुआ है, इसमें कौन सा दल भारी पड़ेगा। गठबंधन पूरी तरीके से मजबूत है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो भी विवाद चल रहा है, हमारी बिल्कुल पूरी कोशिश है कि उसको जल्द से जल्द सुलझा लिया जाए। ये हमारे घर का विवाद है, इसको सुलझाने में हम सक्षम हैं। हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक जुमलेबाज और एक बड़ी ताकत के रूप में इस समय जनता के बीच में स्थापित है। ऐसी स्थिति में अगर हमको भाजपा को हटाना है तो हम सबको एकजुट होकर अपनी नीतियों को, अपनी नीयत को जनता के सामने रखना होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात सियासत में छुपम छुपाई पर सीटों की दुहाई की है, क्योंकि जब अपने बदल गए तो क्यों गिले शिकवे, क्यों दूसरे के झगड़े में टांग अड़ाएं। लेकिन अगर बात अपनों की हो, बात सियासी सपनों की हो, तो एक टिप्पणी, एक प्रतिक्रिया तो आनी ही चाहिए थी, जो जयंत चौधरी की तरफ से नहीं आई। और इसके पीछे का मकसद भी साफ हो गया तब जब खबर आई कि राजस्थान में कांग्रेस और आरएलडी की डील हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। समाजवादी पार्टी की सरकार में अधिकारी को जूते की नोक पर रखने वाले आजम खां को एनकाउंटर का डर सता रहा है, और यह आशंका आजम खां ने उस वक्त जताई जब उन्हें रामपुर जेल से सीतापुर जेल के लिए शिफ्ट किया जा रहा था।
इस दौरान उन्होंने कहा कि मेरा एनकाउंटर हो सकता है और मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। हालांकि अब इस पर भी राजनीति शुरू हो गई है। और चलिए इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। हमारा एनकाउंटर भी हो सकता है। आजम खान के चेहरे पर खौफ है, आजम खान की जुबान पर डर है और आजम खान के शब्दों में एनकाउंटर है। आजम खान कह रहे हैं उनका एनकाउंटर हो सकता है। आजम खान कह रहे हैं कहीं भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। और ये आशंका तब जताई गई जब उन्हें रामपुर जेल से दूसरी जेल में शिफ्ट किया जा रहा था। हमारा एनकाउंटर भी हो सकता है। आप लोग कुछ भी हो सकता है। हमारा एनकाउंटर भी हो सकता है। आप लोग कुछ भी हो सकता है। यानी जो शख्स कभी उत्तर प्रदेश में खुद को मिनी मुख्यमंत्री मानता था, जो शख्स अपने बेटे को सियासत में लाने के लिए 2-2 फर्जी प्रमाण पत्र बनवा चुका है, जो शख्स अधिकारी को जूते की नोक पर रखता था, आज वही शख्स डर और खौफ के साए में जेल की सलाखों के पीछे एक एक पल गिन रहा है। आजम खान को लगता है डर। रामपुर जेल से हरदोई जेल शिफ्टिंग के दौरान आजम खान ने कहा कि उनका एनकाउंटर भी हो सकता है, उनके साथ कुछ भी हो सकता है। दरअसल आज आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की जेल शिफ्ट हुई है। उसी दौरान उन्होंने एनकाउंटर की आशंका जताई। हालांकि इस डर के बीच आजम खान को सीतापुर जेल शिफ्ट किया गया, अब्दुल्ला आजम को हरदोई जेल शिफ्ट किया गया, तंजीन फातिमा को अभी रामपुर जेल में ही रखा गया है। यानी जिस फर्जी प्रमाण पत्र केस में तीनों रामपुर जेल में बंद थे, अब सभी को अलग अलग जेल में रखा गया है। ये वो गाड़ियां हैं जिनसे अब्दुल्ला आजम को हरदोई लाया गया है। आप ये देखिए हरदोई की जेल है, जहां अभी कुछ समय पहले अब्दुल्ला आजम को अंदर भेजा गया है। आपको बता दें उनके जो पिता हैं आजम खान, उनको सीतापुर की जेल में शिफ्ट किया गया है और वहीं सुरक्षा कारणों को देखते हुए रामपुर से हरदोई अब्दुल्ला आजम को शिफ्ट किया गया है। अब्दुल्ला आजम पर 2 जन्म प्रमाण पत्र बनवाने का आरोप है और 7 साल की सजा हुई है। दरअसल समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के केस में 7-7 साल की सजा सुनाई गई है। लेकिन इस मसले पर अब भी सियासत हो रही है। आजम साहब के साथ लगातार नाइंसाफी हो रही है। सरकार ने जानबूझ करके फर्जी मामलों में आजम साहब को फंसाया है। एक न एक दिन उनको न्याय मिलेगा। हमें न्यायपालिका पर भरोसा है कि निम्न स्तर पर नहीं तो उच्च स्तर पर जाकर के न्याय जरूर मिलेगा। अगर उन्होंने अपनी जान का खतरा बताया है तो उन्हें इस बात का जरूर अंदेशा होगा। रामपुर में अब तक आजम खान के ऊपर कुल 88 मुकदमे दर्ज हुए हैं। 2019 के बाद आजम पर FIR का सिलसिला शुरू हुआ तो बकरी चोरी से लेकर भैंस और पैसे चुराने तक के मामले दर्ज कराए गए। इतना ही नहीं, आजम खान को किताबें चुराने और मूर्तियां चुराने जैसे मामले में भी आरोपी बनाया गया। लेकिन बेटे को उम्र से पहले विधायक बनाने के फर्जी खेल ने आजम परिवार को जेल पहुंचा दिया, जहां उन्हें अब एनकाउंटर का डर सता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर मिशन रोजगार के तहत एक बार फिर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटा और इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और प्रदेश की सरकार हाथ मिलाकर हर हाथ को काम दे रही है। साथ ही सीएम योगी ने विपक्ष पर निशाना भी साधा और 2017 के बाद वाला फर्क भी समझा दिया। आपको दिखाते हैं इसी पर एक रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में हर हाथ को रोजगार मिल रहा है, युवाओं को नौकरियां मिल रही हैं। बेहतर कानून व्यवस्था पर सीएम योगी का फोकस है और डबल इंजन की सरकार विकास की रफ्तार को और धार दे रही है। और इसी मंत्र के साथ इस बार फिर रोजगार मेले में शामिल हुए और नियुक्ति पत्र बांटे। और डबल इंजन की सरकार का यही लक्ष्य है, बिना भेदभाव के हर हाथ को कार्य मिले। और मैं तो अपने युवाओं से कहता हूं, आज सरकार ने ढेर सारी संभावनाएं आपके लिए तय की हैं।
आप याद करिए, उत्तर प्रदेश में पहले कोई निवेश के लिए नहीं आता था, आज निवेश के लिए आ रहा है। 38 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव हमें मिले हैं। ये 38 लाख करोड़ का निवेश जब जमीनी धरातल पर उतरेगा, इसके लिए हमें चाहिए 1 करोड़ 10 लाख युवा, जिन्हें अपने ही गांव, अपने ही घर के पास नौकरी और रोजगार मिल जाएगा। युवाओं को और क्या चाहिए? अच्छी शिक्षा, बेहतर कानून और वक्त पर रोजगार, जिसके लिए यूपी सरकार अपनी योजना को लगातार धार दे रही है और यूपी के युवाओं का उद्धार कर रही है। इसी कड़ी में एक बार फिर सीएम योगी ने रोजगार मेले में नियुक्ति पत्र बांटे। 40,000 से ज्यादा युवाओं को रोजगार दिया। स्वरोजगार के लिए 500 करोड़ का ऋण वितरण भी हुआ। समय समय पर योजनाओं के विकास की समीक्षा, वक्त वक्त पर शिलान्यास, लोकार्पण सीएम योगी पहली प्राथमिकता है, जिससे उन विभागों में भी रोजगार के अवसर बढ़े हैं जहां लंबे वक्त से नियुक्ति पत्र पर रोक लगा था। इतना ही नहीं, यूपी में रोजगार मेले को प्राथमिकता देने के साथ ही स्वरोजगार के लिए भी युवाओं को लोन दिया जा रहा है, ताकि प्रदेश के युवाओं को प्रदेश छोड़कर बाहर में सवार एक युवक की जलकर मौत हो गई। जब 25 मार्च 2020 को लॉकडाउन लगा और उत्तर प्रदेश के कामगार, कारीगर और यहाँ के कामगार ये सब वापस आने लग गए, तो लोगों ने कहा कहां इनको रोजगार मिलेगा। मैंने कहा चिंता मत करो, जिसको आप कहते थे कि ये मरे हुए चीज पर आप कहे अपना समय वेस्ट कर रहे हैं, मैंने कहा वही जीवित हो चुकी है और वह इन सबको नौकरी और रोजगार यूपी में देके 40 लाख लोगों को हम लोगों ने यूपी के अंदर ही रोजगार देने का काम किया था। यूपी देश का एक महत्वपूर्ण राज्य था जिसने उस समय 40 लाख लोगों को उनके घरों तक सुरक्षित पहुंचाया, फिर उन्हीं के जनपद में उनके लिए रोजगार की सृजन की व्यवस्था भी की। दरअसल उत्तर प्रदेश में $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हो, या फिर जनता के प्रति समर्पण का भाव, या फिर युवाओं के रोजगार की बात, योगी सरकार ने प्रभावशाली काम किए हैं। साथ ही उन विभागों की भी समीक्षा हो रही है जिससे खाली पदों को भरा जा सके और प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सके। और इसी मकसद से सीएम योगी ने हर हाथ को रोजगार का एक बार फिर उद्घोष किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए बात कोऑपरेटिव बैंकों की कर लेते हैं। कभी प्रदेश के कोऑपरेटिव बैंक्स में समाजवादी पार्टी का सिक्का चलता था। जिस जिले में जाइए वहां एसपी के ही चेयरमैन कुर्सी पर आपको नजर आ जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है, तस्वीर बदली है। इस वक्त प्रदेश के करीब सभी जिलों की सहकारी समितियों में बीजेपी के पदाधिकारियों का कब्जा है और इसी को ध्यान में रखकर बीजेपी 2024 लोकसभा चुनाव में इन समितियों के जरिए वोट बैंक को साधने की कोशिश में जुट गई। समितियों से जुड़े प्रदेश के करीब 30 लाख परिवारों तक पहुंचने की बीजेपी तैयारी कर रही है। यानी बीजेपी इस बार 2024 में सहकारिता के जरिए समाजवादी पार्टी को पटखनी देने की फुल प्रूफ प्लानिंग बना चुकी है। और चलिए इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। जिस कोऑपरेटिव में समाजवादी पार्टी का सिक्का चलता था, जहां के ज्यादातर चेयरमैन समाजवादी पार्टी से होते थे, उस सहकारी समिति में अब बीजेपी का कब्जा है और इसका प्रयोग इस बार बीजेपी लोकसभा चुनाव में करने वाली है। दरअसल बीजेपी सहकारिता के जरिए 30 लाख परिवारों को अपने साथ पिछले एक माह में जोड़ चुकी है। 30 लाख परिवारों के जरिए बीजेपी का लक्ष्य 1.25 करोड़ से ज्यादा लोगों से जुड़ने का है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सहकारिता स्वयं सेवक बनाए गए हैं। यानी अब बीजेपी सहकारिता के जरिए समाजवादी पार्टी को चुनौती देने वाली है। इन 26 लाख परिवारों में लगभग 1.25 करोड़ वोटों को भारतीय जनता पार्टी ने अपने पक्ष में लामबंद करने की कोशिशों में बीजेपी जुटी हुई है। यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी सहकारिता स्वयं सेवक भी बना रही है। बीजेपी की इसके पीछे कोशिश है कि मिशन 2024 को उत्तर प्रदेश में साधने के लिए 80 सीटें जो भारतीय जनता पार्टी जीतने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है, उसमें प्लान सहकारिता के तहत आगे बढ़ा जाए। उत्तर प्रदेश की सियासत में बीजेपी का ये प्लान विपक्षी पार्टियों, खासकर सपा के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है, जिसका जिम्मा सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर को सौंपा गया है, जो संवाद के जरिए अब 30 लाख के आंकड़े को 1 करोड़ 25 लाख तक पहुंचाने वाले हैं।
समाजवादी पार्टी के समय में सहकारिता विभाग को भ्रष्टाचार और लूट का अड्डा बना दिया था। घोटालों का एक श्रृंखला शुरू हो गई थी, लेकिन अब समाजवादी पार्टी का वर्चस्व इस विभाग से पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। बीजेपी ने सहकारिता सदस्यों को पीएम मोदी, सीएम योगी और अमित शाह की तस्वीर लगे हुए पैम्पलेट दिए हैं। सदस्यता डायरी में परिवार के सदस्यों के नाम, नंबर, उम्र और पता समेत ब्यौरा दिया गया है। इसमें ये भी बताया गया कि बीजेपी की केंद्र और प्रदेश सरकार किसानों और आम आदमी के लिए कौन कौन सी योजनाएं चला रही है, जिसका मंत्र अब तमाम परिवारों को दिया जाना है। जिन 26 लाख परिवारों को जोड़ा गया है, उसके तकरीबन 1.25 करोड़ कार्यकर्ता हैं। उन्हें हथियार बना करके सरकार की उपलब्धियों और संदेश को पहुंचाना है। इस कार्य के लिए उसने अपने सांसदों और विधायकों को भी लगा रखा है। यानी बीजेपी अब विपक्ष को चुनावी चक्रव्यूह में घेरने के लिए उन हथियारों का इस्तेमाल कर रही है, जिससे उन परिवारों को भी जोड़ा जाए जिनका झुकाव कभी समाजवादी पार्टी की तरफ था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यारों के छोटे से ब्रेक के लिए खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 पर जारी है।